अगर आप इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट 2.5 मिनट तक का जो एक मैंने पर्टिकुलर तरीका बताया किस तरीके से इस सीरीज़ से आप नोट्स बना सकते हो जिसमें आपको एग्ज़ाम के अंदर रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप प्लीज़ अगले 2.5 मिनट को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस सीरीज़ की ये कोई भी वीडियो पहले देख चुके हो तो आप नेक्स्ट 2.5 मिनट्स को स्किप कर सकते हो। अगर आपको नोट्स बनाने का तरीका पता चल चुका है तो, नहीं पता है तो प्लीज़ अगले 2.5 मिनट्स तक ज़रूर देखें, आपको आइडिया लगेगा कैसे आप जल्दी जल्दी इस पूरी की पूरी वीडियो से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जब हम अपने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे ना तो उनमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपको दिखाई देंगी, जैसे कोई लोकेशन का नाम आएगा, सिटी या कंट्री का, फेस्टिवल का नाम आएगा, किसी स्ट्रेट, सी, ओशियन, बे, रिवर, लेक का भी नाम आएगा, रिजर्व, पार्क, सेंचुरी, स्पीशीज़ के नाम आएंगे, ट्राइब्स के, स्पीशीज़ होती है ना आइडेंटिफाई हो रही होती हैं, बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारे एक्ट होते हैं हमारे नेशनल लेवल के, एंड कुछ रैंडम चीज़ें आ रही होती हैं। आपको क्या करना होगा, आपको एक A4 शीट को लेना है, ठीक है। A4 शीट के अंदर कुछ इस तरीके से फोल्ड्स बनाइएगा। ये आपकी A4 शीट है लैंडस्केप मोड के अंदर, ठीक है। आप इसको जब इस बार 3 तरीके से 2 बार फोल्ड करेंगे ना तो आपके पास एक साइड में 4 कॉलम्स बन जाएंगे लंबे लंबे, ठीक है। इन कॉलम्स के ऊपर आप ऊपर टाइटल दे दीजिए, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ना हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप इस शीट को देखते हो तो आप इसकी शीट में एक साइड आपके 4 हैं, अदर साइड भी आपके पास 4 हैंगे, तो टोटल 8 सेक्शंस आप इस शीट के ऊपर नेमिंग कर सकते हो। अब जब हम लोग अपना जैसे हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, आपको न्यूज़ में सुनते सुनते ही जैसे ही आपको किसी लोकेशन का नाम लगे आप लोकेशन वाले कॉलम में ऐड कर दीजिए। किसी सिटी का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, सेम तरीके से कोई फेस्टिवल था जो न्यूज़ में था, कोई स्ट्रेट आया था, कोई ओशियन का नाम, सी का नाम, किसी बे का, रिवर का या लेक का नाम आया था, उसी तरीके से कोई ट्राइब वगैरह एक्ट वगैरह हैं, एंड रैंडम में कोई भी ऐसी चीज़ जो इन ऊपर वाली किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती हो। देखो एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 145 आ गया तो आर्टिकल 145 लिख दो, एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपको रिवीजन के तौर पर। जब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो 12 मंथ्स के लिए आपके पास ऐसी टोटल में मैक्स टू मैक्स 3 या 4 शीट्स ही होंगी फुल। 12 महीने के अंदर आपको 3 या 4 का इंडेक्स मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें थी जो मेरी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। इसमें से 3 4 5 क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको घूम फिर के मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो 3 या 4 शीट बनेंगी आपकी टोटल 12 मंथ्स की। अभी जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो शायद मैं अगस्त तक की तो कंप्लीट करवा ही दूंगा, सितंबर की आएगी नहीं तब तक एग्ज़ाम का, वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही क्रूशियल होगा, 2022 के लिए भी बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो ये तरीका है आपको नोट्स बनाने का। एंड एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा इसके अंदर। ऑल राइट, 10.1 फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है यूनाइटेड स्टेट्स की एक जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO है, इसका नाम है फ्रीडम हाउस। इंडिया की जो रैंकिंग है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड का मतलब पॉलिटिकल राइट्स कितने हैं आपकी कंट्री में और सिविल राइट्स की लिबर्टी कितनी है। तो 40 पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर इंडिया को पॉलिटिकल राइट्स में 34 मिले हैं और सिविल लिबर्टीज़ में आउट ऑफ 60 इंडिया को 37 मिले हैं। इंडिया का जो स्कोर है उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है जो ओवरऑल 25 वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर। जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड की ओवरऑल रिपोर्ट है उसमें 195 कंट्रीज़ में से इंडिया की जो पोजीशन है वो 83rd रही है और इंडिया ने पोजीशन 2 और के साथ तिमोर लेस्टे और सेनेगल के साथ शेयर की है। इंडिया जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको फ्री डिक्लेयर किया हुआ है, उन फ्री डिक्लेयर कंट्रीज़ के लिस्ट में इंडिया जो है वो बॉटम से सिर्फ एक स्टेज ऊपर है, यानी कि सबसे बॉटम में टूनीशिया है और टूनीशिया से एक स्टेप ऊपर इंडिया है। वर्ल्ड सिटीज़ समिट, समिट वर्ड का मतलब होता है जो टॉप मोस्ट होता है, मतलब जैसे माउंटेन का जो समिट होता है हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग का जो समिट होता है उसमें हाईएस्ट जो लीडर होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी मीटिंग होती है। तो जो नेक्स्ट एडिशन है वर्ल्ड सिटीज़ समिट का उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। उसके लिए अब जो डेट थी उसको पोस्टपोन करके जून 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है। इस समिट की शुरुआत हुई थी 2008 के अंदर। अपने आप में एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट के लीडर्स का, जहाँ पर वो लिवेबल और सस्टेनेबल सिटी के चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं आप मेंस आंसर राइटिंग में जहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी के अंदर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आप बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, वहाँ आप इस रिपोर्ट के, इस समिट के एग्जाम्पल्स को आप मेंशन कर सकते हो।
ये सिंगापुर में होता है बाई एनुअली। बाई एनुअली का मतलब होता है वो चीज़ जो 2 साल में एक बार होनी होती है। सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ जॉइंटली ऑर्गेनाइज करने वाली जो बाकी चीज़ें हैं वो हैं सिंगापुर का सेंटर फॉर लिवेबल सिटीज़ और अर्बन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मिलकर के इस समिट को ऑर्गेनाइज करते हैं। 2020 की जो थीम थी, मतलब थीम है कह सकते हैं, वो है लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज़ अडेप्टिंग टू अ डिसरप्टेड वर्ल्ड। इसका एम है ये डिस्कस करना कि कैसे सिटीज़ कॉप करेंगी क्लाइमेट चेंज के साथ, और उसमें सोशल शिफ्ट जो करना होगा वो सिटीज़ को कैसे करना होगा, प्लस में टेक्नोलॉजिकल जो डिसरप्शंस आ रहे हैं और जो आएंगे फ्यूचर में उन्हें कैसे एड्रेस किया जाए। फेसबुक प्रगति एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव है। देखो CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको मालूम होगा, जो कॉरपोरेट्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होते हैं, उनको कुछ % शेयर अपने प्रॉफिट का जो होता है वो देना पड़ता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कामों के अंदर। इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया है सभी के लिए। तो फेसबुक का जो प्रगति है ये एक CSR इनिशिएटिव है फेसबुक के द्वारा इंडिया के अंदर, जहाँ पर इन लोगों ने जो नज सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन है उनके साथ कोलैबोरेट किया है। ये 4 ग्रांट देंगे। ग्रांट मैंने आप लोगों को बताया था वो मनी होता है जिसको एक बार दे दिया तो आप वापस नहीं लेते हो। लोन में क्या होता है कि आप रिफंड लेते हो उसका, कि भाई लोन दिया है बाद में इंटरेस्ट के बेस पर वापस दे देना। ग्रांट में होता है कि आपने दे दिया कि ठीक है अब आप इसका इस्तेमाल करो, हमें वापस नहीं चाहिए। तो 4 ग्रांट दिए जाएंगे 50-50 लैक्स के ईच नॉन प्रॉफिट टू स्केल देयर वर्क, यानी कि 50-50 के दिए जाएंगे, टोटल 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, मेन काम होगा जो अर्ली स्टेज के वुमेन के द्वारा जो लेड किए गए जो नॉन प्रॉफिट जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, उनके वर्क को स्केल अप करने के लिए, ताकि उनका काम को और बढ़ाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक इनिशिएटिव है। आप इसको उस चीज़ में नोट कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स बना लो, अपनी कुछ शीट्स प्रिपेयर कर लो, हेल्थ का, वुमेन का, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, ऐसे करके उनमें जो भी अपडेट आ रहा है उनकी एक लिस्ट लिखते चलो कि भाई ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में और ऐसे आंसर राइटिंग में इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। 10.4 अर्पित एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, यानी कि इंडिया के अंदर जो टीचर्स होते हैं ना उनके लिए एक इनिशिएटिव है। अब ये एजुकेशन का इनिशिएटिव है, ये ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, बस उसमें इनके नाम लिखते चलो। अब एक आप लिस्ट ऐसी बना लो जिसमें आप ये एक्रोनिम्स के नाम लिखोगे। इंडिया के अंदर जो एक्रोनिम्स होते हैं ना ये बहुत ही अच्छे से यूज़ किए जाते हैं ये। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, उनका एक इनिशिएटिव है फॉर 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म का जो मूक होता है, स्वयं होता है स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, उसका एक मूक प्लेटफॉर्म है, यानी कि ओपन ऑनलाइन कोर्स का हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। वहाँ पर उन टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया। 2018 में लॉन्च हुआ था। तो अर्पित के इस जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू नए और जो इमर्जिंग ट्रेंड्स होते हैं, पेडागोगिकल इम्प्रूवमेंट्स, मतलब पेडागोगिकल मतलब होता है टीचिंग से रिलेटेड, और जो भी मेथडोलॉजीज़ होती हैं रिवाइज्ड करिकुलम के लिए, वो सब 1.8 लाख टीचर्स को पिछले 2 सालों में इम्पार्ट की जा चुकी हैं। ये टीचिंग की क्वालिटी को और लर्निंग को इम्प्रूव करता है। स्वयं का है एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ HRD का ही है, जहाँ पर हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म और पोर्टल बना दिया है ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए। यहाँ पर सारे के सारे हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट्स को स्किल सेक्टर कोर्सेज़ के साथ कवर किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। अब नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है अपने आप के अंदर, ये कुछ जो फंक्शनल फैब्रिक्स होते हैं ना हमारे, उन फैब्रिक्स को बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए हम लोगों ने एक मिशन प्रिपेयर किया है। देखो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कौन से इंडिया में नेशनल मिशंस चल रहे हैं, और जब आपका एग्ज़ाम है 2020 है 21 है, मेंस का जब एग्ज़ाम है आपको, तो उससे एग्जैक्टली 1 साल पहले कितने नेशनल मिशन थे जो न्यूज़ में रहे थे, उसमें से 2-4 ऐसे होंगे जो ज़्यादा बार बार रिपीटेडली न्यूज़ में रहे थे, तो वो आपको डिटेल में मालूम होने चाहिए। अब ये जो टेक्सटाइल का जो टेक्निकल मिशन है ये 3 टियर में होगा। ठीक है, इसके 3 टियर हैं। अभी 3 टियर जनरली एक टाइप ऑफ ग्रुप और कमेटी है। पहला जो मिशन है स्टीयरिंग ग्रुप है। स्टीयरिंग वर्ड आप समझते हैं ना, गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, हैंडल होता है, वो क्या करता है, वो डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है उसको। एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक ग्रुप होगा जिसको टेक्सटाइल के जो मिनिस्टर है वो लीड करेंगे।
इनका काम क्या होगा, सारे के सारे जो फाइनेंशियल नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स मतलब होता है रूल्स, उन सब का अप्रूवल देना, हर एक स्कीम का, कंपोनेंट का, प्रोग्राम का, इस पर्टिकुलर ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है ना इसके अंडर। इसके अलावा जो भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इन सब का भी अप्रूवल प्रोवाइड करना। अब इनके नीचे टियर 2 के अंदर क्या आता है, एक एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी होगी जिसको टेक्सटाइल के सेक्रेटरी लीड करेंगे। पहले वाले को मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, दूसरे को सेक्रेटरी। इनका काम होगा कि जो भी मिशन के रिगार्डिंग बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है उस चीज़ को मॉनिटर करना। प्लस में जो फाइनेंशियल लिमिट होगी हर एक प्रोग्राम की, जो इस मिशन के स्टीयरिंग ग्रुप द्वारा जो अप्रूव की जाएगी, उन सब की रिगार्डिंग उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है नहीं हो रहा। टियर 3 के ऊपर एक कमेटी होगी टेक्निकल टेक्सटाइल्स की ऑन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इसकी चेयर करेंगे, इसकी जो हेड करेंगे वो होंगे नीति आयोग के एक मेंबर होंगे। इनका काम होगा आइडेंटिफाई करना और रिकमेंड करना रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो कि स्ट्रेटजी सेक्टर से, जैसे डिफेंस हो गया, पैरामिलिट्री हो गया, सिक्योरिटी, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, इन सब से जो रिलेटेड हैं। किसान रेल स्कीम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है कि किस तरीके से हम लोग किसान रेल स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसान रेल को प्रपोज़ किया था हम लोगों ने यूनियन बजट 2020-21 के अंदर, ताकि हम लोग एक नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन मतलब एक रेफ्रिजरेटेड ट्रेन के अंदर हम लोग कुछ पेरिशेबल आइटम जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश। पेरिशेबल आइटम मतलब जो एक पर्टिकुलर बहुत जल्दी जो ख़राब हो जाते हैं। अब मिल्क को आप हमेशा के लिए तो रख नहीं सकते ना, बिस्किट है आप रख सकते हो 6 महीने तक, लेकिन मिल्क को आप 6 महीने तक रख नहीं सकते। तो ये वो चीज़ें होंगी, इनको कंट्री में एक लोकेशन से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए ना रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मल जो बाय रोड जाते हैं ना उसके अंदर बहुत सारा ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस बहुत आ जाते हैं, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स का भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करना पड़ता है, फ्यूल बहुत सारा कंज्यूम होता है। उसी के रिगार्डिंग एक ट्रेन की बात की जा रही है। इंडियन रेलवे सेटअप करेगा किसान रेल पब्लिक प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू। तो ये रेफ्रिजरेटेड कोचेस होंगे, यानी कि रेफ्रिजरेटेड कोचेस मतलब इनके अंदर फ्रीजर लगे होंगे बड़े बड़े। तो स्कीम के मुताबिक ये टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर किसान विजन प्रोजेक्ट के अंडर। जो लॉजिस्टिक्स बेस्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं ये सब ज़रूरी नहीं है आपको, ये इनका वो है कि कौन से इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करेंगे। आपको बेसिक एक किसान रेल स्कीम के बारे में मालूम होना चाहिए था। जीवन कौशल करिकुलम टू अपग्रेड लाइफ स्किल्स। अब ये एक लाइफ स्किल्स क्या होती हैं कि सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ठीक है, ये सारी की सारी लाइफ स्किल्स के अंदर आती हैं। तो यूजीसी जो कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स देता है, वो एक कमीशन है, उसने लाइफ स्किल्स का एक करिकुलम प्रिपेयर किया है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस के अंदर। इस पूरे के पूरे कौशल करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ अवेयरनेस को एनहेंस करना, यानी कि चेतना को जगाना, इमोशनल कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज़ करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना कि वो खुद के पोटेंशियल को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू रियलाइज़ कर सकें, इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करना और एक गुड लीडरशिप बिहेवियर को भी इम्प्रूव करना। स्टूडेंट्स को सिखाना कि कैसे वो अप्रोप्रिएट गोल्स सेट कर सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे वो मैनेज कर सकते हैं। वैसे ये बड़ी बेकार चीज़ है, स्ट्रेस को मैनेज कभी भी नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस को तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए, ठीक है। और टाइम को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करेंगे। तो ये जो जीवन कौशल करिकुलम है ये अपने आप में एक सजेस्टिव है, ध्यान देना, सजेस्टिव है ये, ठीक है। और इसको रिक्वेस्ट किया गया है वाइस चांसलर को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, कि इस पर्टिकुलर करिकुलम को वो लोग कंसिडर करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब ये करिकुलम कवर करता है सारे के सारे कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कोर्स हो गया, प्रोफेशनल स्किल पे हो गया, लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हो गएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, यानी कि जेंडर के ऊपर जो मतलब मेल फीमेल के रिगार्डिंग जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, समाज के तौर पर जो रूल्स बेस्ड होते हैं कि किसको क्या प्रायोरिटी मिलेगी, किसको क्या प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, उसके बेसिस के ऊपर इंडेक्स बनाया गया था। तो यूएनडीपी ने इस GSNI को रिलीज़ किया था। एक सोशल नॉर्म्स इंडेक्स है जिसमें जो भी सोशल बिलीव्स होते हैं हमारे, जो हमारी सामाजिक धारणाएं होती हैं कि किस कारण हमारे एक सोसाइटी के अंदर जेंडर इक्वलिटी नहीं बन पाती हैगी, इसके 4 डायमेंशंस को लेकर इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है। 4 डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और फिजिकल इंटीग्रिटी। ओवरऑल GSNI अतः एक GSTN भी होता है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना GSNI और GSTN। GSTN होता है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एक नेटवर्क होता है। तो
GSNI रिफ्लेक्ट करता है कि जो बायसनेस होती हैं सोशल नॉर्म्स के अंदर वो कैसे इवॉल्व हो रही हैं। बायसनेस मतलब भेदभाव जो है मेल फीमेल के अंदर वो कैसे इवॉल्व हो रहा है। इस इंडेक्स ने कुछ इंसाइट प्रोवाइड किया है। बहुत सारे वाइड स्प्रेड जो भेदभाव चल रहे होते हैं जेंडर इक्वालिटी को लेकर 75 कंट्रीज़ के अंदर, जिनके अंदर वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन है। और अक्रॉस टाइम GSNI ट्रेंड्स फॉर 31 कंट्रीज़। ठीक है, GSNI की रेंज है 0 से 1 तक, यानी कि जो स्कोरिंग करते हैं वो 0 से 1 तक करते हैं। जितना GSNI वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा बायसनेस देखने को मिलेगा जेंडर इक्वालिटी में, यानी कि भेदभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसी कोई कंट्री अभी तक नहीं है जिसमें जेंडर इक्वालिटी को लेकर बिल्कुल भी बायसनेस ना हो, एकदम प्योर इक्वालिटी हो। ऐसी अभी तक कोई कंट्री देखने को नहीं मिली है। Half of the world's men and women feel that men make better political leaders, and over 40% feel that men make better business executives, and that men are more right to a job when jobs are scarce। यानी कि पूरे वर्ल्ड के तकरीबन हाफ मेन और वुमेन का ये मानना है कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स की, तो जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट लीडर्स बन के निकलते हैं। और 40% से ज़्यादा का ये मानना है कि बिज़नेस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उन केस में भी मेल जो है ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ में उन लोगों का ये भी मानना है कि जब नौकरियों की जब कमी होती है तो कहीं ना कहीं मेन जो होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है जॉब्स को लेकर। इसी तरीके से 28% का ये मानना था कि मैन जो है वो अपनी वाइफ को जो बीट करता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, जस्टिफाइड है, यानी कि ये ठीक है। ये 28% लोगों ने ऐसा माना है। वुमेन जो है उनको लेबर मार्केट के अंदर उनको बहुत सारा बायसनेस देखने को मिलता है। लेबर मार्केट मतलब मजदूरी के जो काम होते हैं वहाँ पर भी उनको जो सैलरी वगैरह जो होती है कि वो कंपैरेटिवली मेल काउंटर पार्ट से कम मिलती है। तो ये भी एक जेंडर बायसनेस है। GERD ये एक डैम है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। हम लोगों ने पिछले वाले न्यूज़ में भी ये डिस्कस किया था। अब ये फ़ायदा होता है, जो लोग कॉन्टीन्यूसली इसको पूरा का पूरा सुन रहे हैं ना, उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा रिवाइज हो रही होंगी। उनको दिमाग में आ रहा होगा अच्छा संसार में, सोसाइटी में ये चल रहा है, उस कंट्री में ये चल रहा है, हमारे यहाँ ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो इथोपिया, इजिप्ट और सूडान, इनके कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं GERD के ऊपर। इसका कंस्ट्रक्शन 2011 में स्टार्ट हुआ था। अब ये 3 कंट्रीज़ को ही सर्व करेगा। पहले इसका नाम था मिलेनियम डैम, ठीक है ना। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम बनेगा। अब इसकी जो हाइड्रो पावर की कैपेसिटी है वो है 6450 वाट की। तो अभी ये ब्लू नाइल रिवर जो कि इथोपिया के अंदर है उसके कंप्लीशन की तरफ है। अब ब्लू नाइल रिवर की 2 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वाइट नाइल रिवर और ब्लू नाइल रिवर। ये नाइल रिवर की 2 ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ब्लू नाइल जो है वो तकरीबन 80% सप्लाई करती है रेनी सीजन के अंदर। अब नाइल जो रिवर है ये आपको पता होगा ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, नेक्स्ट हमारा है 10.10 स्वालबार्ड सीड वॉल्ट, यानी कि स्वालबार्ड में एक सीड वॉल्ट है। ये एक कह सकते हो एक बंकर टाइप बना रखा है, जो अगर कभी फ्यूचर में कभी कोई कैलेमिटी आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि पूरी की पूरी दुनिया अगर मान लो ख़त्म हो गई, हम लोग क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे सीड्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि कभी वर्ल्ड में फूड की शॉर्टेज आएगी तो यहाँ से उन सीड्स वगैरह को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, एक पर्टिकुलर ट्राइब ने एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के सीड इसमें अभी न्यूली ऐड किए हैं, इसलिए न्यूज़ में है। एक लॉन्ग टर्म की सीड की स्टोरेज फैसिलिटी है जो कि फ्रोज़न माउंटेन के अंदर है, नॉर्वेन परमाफ्रोस्ट के अंदर। परमाफ्रोस्ट होता है कि पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जो बहुत सालों से तक 100-200 सालों से जमा हुआ है, फ्रीज होता है, उसको परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। तो चिरोकी नेशन एक यूएस की एक ट्राइब है, उन्होंने उनके कल्चर से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सीड्स होते हैं, उनको ग्लोबल सीड वॉल्ट के अंदर अभी रिसेंटली ऐड किया है, स्टोर किया है। ये जो नॉर्वे आइलैंड है स्पिट्सबर्गन का आर्कटिक स्वेलबार्ड आर्किपेलागो में, आर्किपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसकी उम्मीद मैंने आपको बता दी, कभी भी कोई नेचुरल कैटास्ट्रोफ आएगा, पैंडमिक आएगा, फूड शॉर्टेज आ जाएगी तो वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो है डूम्सडे सीड बैंक। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कलेक्शन है क्रॉप डाइवर्सिटी की, और इस सीड वॉल्ट को मैनेज करते हैं कलेक्टिवली नॉर्वे की जो गवर्नमेंट होती है। एक क्रॉप ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो नॉर्डिक जेनेटिक रिसोर्स सेंटर है। अब नॉर्डिक जेनेटिक रिसोर्स सेंटर तो आपको ठीक है एक और सेंटर हो गया। नॉर्डिक वर्ड से आपको पता होना चाहिए, नॉर्डिक वर्ड की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। अब ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का ही पार्ट बन जाता है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फरोए आइलैंड्स हो गया, ये सारे के सारे नॉर्डिक कंट्रीज़ बन जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए नॉर्डिक कंट्रीज स्कैंडिनेवियन
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड एटसेट्रा एवरीथिंग। 10.11 बायोलॉजिकल वेपन्स का कन्वेंशन 26 मार्च को 45th एनिवर्सरी थी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC क्या है? ये पहली मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है। देखो ये इतनी सी बातों से ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन आएगा आपको, मान लो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का, उसमें एक ऑप्शन क्या होगा कि क्या ये मल्टीलेटरल है, ठीक है, क्या फिर ये डिसआर्मामेंट ट्रीटी है, ऐसा कुछ आएगा। जहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक एंटायर कैटेगरी है वेपन्स ऑफ मास एक्शन की, जिसको WMD भी बोलते हैं, उनका डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और उनकी स्टॉक पाइलिंग को बैन किया हुआ है। ठीक है, 1975 में ये एनफोर्स हुई थी 26 मार्च को। करंटली 183 स्टेट्स इसके पार्टीज़ हैं, इंडिया भी इसका पार्टी है। 1973 में साइन किया था, 74 में रेटिफाई भी कर दिया था। BWC ने बैन क्या क्या किया हुआ है? उन्होंने बैन किया हुआ है डेवलपमेंट, यानी कि डेवलप करना किसी वेपन को, स्टॉक पाइल करना, इकट्ठा करना, एक्वायर करना, किसी से लेना, उसको रिटेन करना, सब लंबे समय तक संभाल के रखना, और उसका प्रोडक्शन भी। किस किस चीज़ का? बायोलॉजिकल एजेंट्स, टॉक्सिन का, वेपन इक्विपमेंट और डिलीवरी व्हीकल्स का, इन सब चीज़ों का। तो हर एक टाइप की चीज़ें जो इन सब में काउंट होती हैं। प्लस में जो ट्रांसफ़र और असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है एक्वायरिंग द एजेंट्स, टॉक्सिन्स, वेपन्स, इक्विपमेंट और डिलीवरी व्हीकल्स को, वो ऊपर डिस्क्राइब कर ही दिया हम लोगों ने। प्लस में इन्होंने कहा है कि दे डज नॉट बैन द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन, बट रीअफर्म करते हैं जो 1925 का जिनेवा प्रोटोकॉल था, जो कहीं ना कहीं इनके यूज़ को प्रोहिबिट करता ही करता है। जो बायो डिफेंस के जो प्रोग्राम है, ध्यान रहे ये तो वेपन है ना अटैक के लिए, लेकिन डिफेंस के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इस कन्वेंशन ने बैन नहीं किया है। अल्टियम लिथियम आयन बैटरीज 10.12 रिसेंटली जो GM है, जनरल मोटर्स, इन ये कंपनी है, इन्होंने अनाउंस किया है कि इन्होंने एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी को इन्वेंट किया है। इसका नाम है अल्टीमम। अब इसमें बहुत ही लॉन्ग रेंज की एफिशिएंसी है, प्लस में जो बाकी अदर बैटरीज करंटली मार्केट में उनसे ज़्यादा चीप है ये। तो एक इनोवेशन की है जनरल मोटर्स ने, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, जिसको उन्होंने अल्टियम नाम दिया है, ये फाउंडेशन है ऑटोमेकर्स के फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स की, और ये सपोर्ट करेगा एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अपने सारी ब्रांड्स में। इनकी जो कॉम्पैक्ट कार्स हैं, जो वर्क ट्रक्स होते हैं, लार्ज प्रीमियम SUVs हैं और परफॉर्मिंग व्हीकल्स होते हैं। प्लस में ये एक न्यूली डेवलप्ड केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, लिथियम आयन सेल्स की, जो हेल्प करता है इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने में एंड इस बैटरी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। इस बैटरी के बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज है। एक अल्टियम बैटरी का जो लार्ज फॉर्मेट है, जो पाउच स्टाइल सेल्स हैं, इनको वर्टिकली स्टैक कर सकते हो या फिर हॉरिजेंटली भी बैटरी के पैक के अंदर, दोनों स्टाइल में आप इसको स्टोर कर सकते हो। कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया गया है। जो मोस्टली जो करंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो निकल को और मैग्नीज और कोबाल्ट को यूज़ करते हैं कोटिंग्स के लिए कैथोड के ऊपर, लेकिन जो GM की अल्टियम सेल्स हैं ये यूज़ करते हैं NMCA। अब NMCA मतलब एक एल्यूमिनियम की एक केमिस्ट्री हैगी। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, जो कोबाल्ट का कंटेंट है उसको 70% तक रिड्यूस कर दिया गया है। कोबाल्ट के कारण बहुत सारा एमिशंस भी होता है। तो मोस्टली जो ऑटोमेकर्स और सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं ये वर्क करें कि किस तरीके से कोबाल्ट को एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती हैगी, ठीक है ना, और इसकी माइनिंग वगैरह जो होती है ना वो प्राइमरीली सेंट्रल अफ्रीका के अंदर ज़्यादा होती है, तो ट्रांसपोर्ट के कारण कॉस्ट इसकी बहुत बढ़ जाती हैगी। इस बैटरी का यूज़ में भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, डिपेंडिंग इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है और जो चार्ज पावर है, ये बैटरीज़ हैं दे विल बी एबल टू ऐड जस्ट 10 मिनट के अंदर इतना चार्ज दे देंगे आपके 100 माइल तक का एक्स्ट्रा कवरेज आप कर सकते हो। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी की। देखो नैनो साइंस भी UPSC का एक फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो साइंस वगैरह हो गया, जो भी फ्यूचर वाली टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनमें से एक होता है। तो आइकॉन सेट ये हुआ है नैनो मिशन के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कोलकाता के अंदर। एक सीरीज़ है बाई एनियल कॉन्फ्रेंसेस की। बाई एनियल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 2 साल में एक बार होने वाली चीज़ को हम बाई एनियल बोलते हैं। क्वाड्रा एनियल मतलब 4 साल में एक बार होने वाली। अब इवेंट का फोकस था, एम्फसाइज मतलब फोकस था 5M के ऊपर, मैकेनिकल, मटीरियल, मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग और मैन पावर, और इंटीग्रेशन करना इन 5 M का नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ। ये इस पूरे के पूरे इवेंट का फोकस था।
नैनो मिशन क्या है? गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2007 के अंदर नैनो मिशन, एक अम्ब्रेला कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। अम्ब्रेला का मतलब जो छतरी होती है, अम्ब्रेला उसका काम क्या होता है? कवर कर लेना आपको, ठीक है ना, आपकी पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स वगैरह को कवर कर लेना। तो नैनो मिशन की इस अम्ब्रेला स्कीम का मतलब है कि नैनो मिशन को लेकर जितने भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ के, उन सबको इस स्कीम के अंदर कवर कर लिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी इसका नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी मतलब रिस्पॉन्सिबल एजेंसी जो एग्जीक्यूट करेगा। इसके साथ में एक नैनो मिशन काउंसिल भी है जिसको एक एमिनेंट साइंटिस्ट चेयर करेंगे। स्टीयरिंग मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है उसको डायरेक्शन देने के लिए, तो इस काउंसिल का काम होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। इस मिशन के प्रोग्राम्स का टारगेट होंगे सभी साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री कंट्री के अंदर। जो भी एक्टिविटीज़ होती है नैनो साइंस को लेकर, उसकी बेसिक रिसर्च को प्रमोट करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, हर एक चीज़ नैनो मिशन की जो होगी उन सब के ऊपर इस पूरे के पूरे मिशन का फोकस रहेगा। एज अ रिज़ल्ट ऑफ द एफर्ट्स, जो नैनो मिशन के जो एफर्ट थे उनके रिजल्ट की माने तो इंडिया प्रेजेंटली टॉप 5 नेशंस में है वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक पब्लिकेशंस के अंदर, और नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो 4th से लेकर हमारी जो पोजीशन है वो 3rd पे शिफ्ट हो गई है। तो हम लोग नैनो साइंस के अंदर वर्ल्ड में ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। 10.14 फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। साइंटिस्ट जो हैं ARCI के ऊपर, ARCI है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर द पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, हैदराबाद में उन्होंने PEMFC डेवलप किया है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। इसका काम क्या होता है? ये केमिकल एनर्जी जो कि हाइड्रोजन फ्यूल में स्टोर होती है उसको डायरेक्टली और एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और बाई प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ वाटर निकलता है उसमें से। तो ये एक एडवांटेज है ऑपरेशन कैपेबिलिटी का लो टेम्परेचर के अंदर, जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस को डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन सिस्टम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैंगे स्पेशली नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पर, वहाँ पर पावर प्रोवाइड कर सकते हैं इसके तहत। तो इसका पोटेंशियल है कि ये एनर्जी का जो यूज़ है उसको रिड्यूस करेगा, पॉल्यूटेंट के जो एमिशंस होते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, प्लस में हमारी जो डिपेंडेंसी होती है फॉसिल फ्यूल के ऊपर उसको भी रिड्यूस करेगा। 10.15 हंता वायरस, जैसे कोरोना वायरस निकला था वैसे ही हंता वायरस की भी न्यूज़ आई थी चाइना के अंदर। तो रिसेंटली एक आदमी चाइना की युआन प्रोविंस का, उसकी डेथ हो गई थी हंता वायरस से। हंता वायरस एक फैमिली है वायरसेस की जो स्प्रेड होती है मेनली रोडेंट्स के द्वारा, जैसे चूहे हो गए, माउस हो गया, रैबिट्स हो गए, उनके द्वारा। और इसके कारण बहुत सारे डिजीज़ सिंड्रोम्स भी होते हैं लोगों के अंदर। हंता वायरस जो है अमेरिका के अंदर उसको जाना जाता है न्यू वर्ल्ड हंता वायरस के नाम पे, और इसके कारण HPS हो जाता है, हंता वायरस पल्मिनरी सिंड्रोम। बाकी जो हंता वायरस हैं उनके नाम हैं ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस, एंड वो मोस्टली आपको मिलेंगे यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर, जिसके कारण हेमरेजिक फीवर होता है रीनल सिंड्रोम के अंदर। हेमरेजिक का मतलब होता है ब्लीडिंग हो जाना। तो हर एक जो हंता वायरस का जो सीरोटाइप है वो एक स्पेसिफिक रोडेंट होस्ट स्पीशीज़ के पास होता है, ठीक है। अब ये लोगों में कैसे स्प्रेड होगा? जो यूरिन हो गया, फीकस, सलाइवा वगैरह हो गया, ठीक है ना, किसी भी इन्फेक्टेड होस्ट वगैरह के द्वारा उसके तहत ये स्प्रेड हो सकता है। मैक बाइंडिंग क्या है? पिछले न्यूज़ में भी किया था, वैसे तो हंता वायरस भी किया था, तो मैं हर एक चीज़ जो पिछले में थी उनको भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन भी होती रहे। इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्टोर करने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये मार्च की न्यूज़ है, ठीक है। जो स्पेसिफाइड उन्होंने कहा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी उनको अवेलेबल होगी जिनके पास मैक बाइंडिंग होगी। हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक हार्डवेयर का मैक एड्रेस क्या होता है? एक हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है ना, जो बहुत ही यूनिक होता है उस हार्डवेयर डिवाइस को लेकर। तो जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो हर एक डिवाइस को एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस असाइन किया जाता है। मैक बाइंडिंग का मतलब होता है मैक जो एड्रेस होता है वो बाइंड कर देता है अपने आप को IP एड्रेस के साथ। तो जो भी रिक्वेस्ट आएंगी उस IP एड्रेस से वो उसी कंप्यूटर के ऊपर सर्व की जाएंगी जिसके ऊपर वो पर्टिकुलर मैक एड्रेस होगा। इसका मतलब जो IP एड्रेस हैं और जो मैक एड्रेस हैं अगर ये चेंज होते हैं दोनों में से कोई भी चीज़, तो उस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते।
इसके कारण क्या होगा, जो अथॉरिटीज़ होंगी वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिस्टम को मॉनिटर भी कर सकते हैं कि उस सिस्टम के ऊपर इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेथनोट्रॉफ्स, यानी कि ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है। मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, मेथनोट्रॉफ्स, यानी कि मीथेन को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है मेथनोट्रॉफ्स। साइंटिस्ट जो हैं अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के पुणे के, उन्होंने आइसोलेट किए हैं 45 डिफरेंट स्ट्रेन्स जो मेथनोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। अब इनकी कैपेबिलिटी क्या है, ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है? ये मीथेन के एमिशन को रिड्यूस करता है राइस प्लांट से। राइस प्लांट का मतलब क्या हो गया है कि देखो, जो राइस के फील्ड्स होते हैं ना, जो चावल के जो खेत होते हैं, आपको पता है कि वाटर लॉगिंग से, यानी कि पानी इकट्ठा करके उनको ग्रो किया जाता है, खड़े पानी में उगाए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि एनएरोबिक डिग्रेडेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उसके कारण मीथेन का जनरेशन बहुत होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नियरली, यानी कि ग्लोबली वर्ल्ड के अंदर जितना भी एमिशन हो रहा होता है, मीथेन का एमिशन स्पेशली, उसमें से 10% जो होता है वो राइस के फील्ड से ही हो रहा होता है। तो ये अपने आप के अंदर एक बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर एमिशन हो रहा होता है। अब जो मीथेन का जो ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, जो मेथनोट्रॉफ्स है, ये ग्रो करता है मीथेन के ऊपर ही, और मीथेन ही उसका सोल सोर्स होता है कार्बन और एनर्जी के लिए। ठीक है, मीथेन जो है ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, और इसकी जो पोटेंस है, पोटेंस मतलब इसकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो 26 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम बात करते हैं राइस फील्ड की, तो मेथनोट्रॉफ्स जो होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं रूट्स के पास में और सॉइल वाटर इंटरफेसेस के ऊपर। एज ए बायोमीथेन, मतलब ऑल्सो जो बायोमीथेन जनरेट होती है उस वेस्ट के कारण, उसको यूज़ किया जाता है मेथनोट्रॉफ्स के द्वारा, ताकि उसके अंदर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर सके, जैसे कि सिंगल सेल प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, अब कार्टिनॉइड्स हो गया, बायोडीजल हो गया। इन सब का ओवरऑल मोटिव होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण, उस सबको रिड्यूस किया जा सके। एस्टेरॉयड 2020 AV2, 2020 AV2 एस्ट्रॉयड जो है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एस्ट्रॉयड है जो कि एंटायरली वीनस के ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है ना, और इसको हम लोगों ने डिस्कवर किया है वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की हेल्प से। एस्ट्रॉयड 2020 AV2 का शॉर्टेस्ट ऑर्बिटल पीरियड है जो अब तक की एस्ट्रॉयड पॉपुलेशन हम लोगों ने देखी है उसके अंदर। तो आउट ऑफ 100 of thousands नॉन एस्ट्रॉयड्स, सिर्फ 21 एस्ट्रॉयड्स ऐसे हैं जो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर हैं, इंटीरियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, IEO, यानी कि इनका जो ऑर्बिट है उसके पास एपेलियन है, ठीक है, स्मॉलर देन अर्थ का पेरिलियन। पेरिलियन क्या होता है, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है सन का, और एपेलियन जो होता है फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन। तो यानी कि सन से ये फारदेस्ट के ऊपर हो गए, अर्थ के फिर ये क्लोजेस्ट में हो जाएंगे, जो कि अपने आप में इनका डिस्टेंस कितना है, 0.983 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके सेंटर ऑफ द सन तक का, ठीक है। तो IEOs जो हैं बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनको टू व्यू, बिकॉज इनको कंप्लीट डार्कनेस के अंदर हाई स्काई में नहीं देखा जा सकता, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली फीजिबल टेलीस्कोप्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस टेलीस्कोप से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड को देखा है वो क्या है, वो है वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, एक एडवांस सर्विस है जिसको प्रोवाइड किया जाता है इटली के बेलाट्रिक्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, जो कि इटली की कैपिटल रोम में है। इसमें बहुत सारे रोबोटिक टेलीस्कोप्स हैं, रिमोटली एक्सेसिबल, रियल टाइम ओवर द इंटरनेट, जिनको रिसर्च फन के लिए, हर एक चीज़ के लिए वो अवेलेबल होते हैं। ग्लोबल हाइपरलूप पोड कॉम्पिटिशन। अब हाइपरलूप क्या है आप लोगों को मालूम होगा, ये 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। 4 कौन से हैं, रेलवेज़, रोडवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़, और ये अपने आप के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर ट्रैवल करने की एक टेक्नोलॉजी है, जिसको जो स्पेसएक्स के जो CEO हैं, जो एलन मस्क, उनका ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी को लेकर IIT मद्रास ने एक ग्लोबल हाइपरलूप पॉड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि इंडिया के अंदर हाइपरलूप को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जाए और एंथुजियाज्म बढ़ाया जाए। वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये कैसे ट्रैवल करेगा, वैक्यूम का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, उसके अंदर कोई एयर वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। कि जनरली जब कोई चीज़ मूव करती है, आपका ट्रक मूव कर रहा है, एरोप्लेन मूव कर रहा है, ये
शिप मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं एयर वाटर का रेस्ट्रिक्शन मिलता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसके कारण। वैक्यूम के अंदर इनका जो फ्रिक्शन है ना ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो फ्री मूवमेंट होगा बहुत ही। तो जो पॉड होवर, जो पॉड होगा ना, यानी कि पॉड मतलब जो पर्टिकुलर गाड़ी होगी हाइपरलूप के अंदर, हाइपरलूप में क्या करेंगे, एक लोकेशन से लेकर दूसरे लोकेशन तक ना अंडरग्राउंड एक वैक्यूम ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक गाड़ी होगी आपकी, ठीक है, वो गाड़ी अबव द ट्रैक चलेगी, ठीक है। अबव द ट्रैक कैसे चलेगी, जो ट्रैक आपका बिछाया होगा ना उसके ऊपर मैग्नेटिक लेविटेशन होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो थोड़ी सी उससे उठी हुई होगी, तो मैग्नेट की हेल्प से वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाएगी। एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा तो स्पीड जो होगी वो 1000 किलोमीटर पर आवर तक उसकी होगी, जो कि अपने आप में बहुत ही एफिशिएंट है। एक कम्प्लीटली ऑटोनमस, सेफ और क्लीन एनक्लोज्ड होगा, ठीक है ना। मोर इम्पॉर्टेंटली जो हाइपरलूप है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है एंड इसके अंदर मेंटेनेंस की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आइडिया एलन मस्क ने 2013 में प्रपोज किया था। इंडिया ने कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिनका अप्रूवल प्रपोजल एक्सेप्ट किया हुआ है, उसमें से 6 नए प्रपोजल्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इनको नीति आयोग ने 2017 में क्लियरेंस दे दिया था। एक तो हाइपरलूप हो गया, इसके अलावा है मेट्रिनो, स्टैडलर बसेस, पॉड टैक्सीज, हाइब्रिड बसेस और फ्रेट रेल रोड। अब ये सारे के सारे डिटेल में आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को लेकर प्रीलिम्स में बेहद क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस के अंदर भी बेहद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बिल, NFSU का एक बिल है जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मोटिव है एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब ये बिल इस्टेब्लिश करेगा गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वगैरह, JP नारायण यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें, ये ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फ्यूचर में इस्टेब्लिश करेगा, ये हमसे इतना पूछा नहीं जाएगा। हम लोगों को बाकी चीज़ें देखनी है, जैसे प्रपोज्ड NFSU है, इसका काम होगा इंडिया के अंदर रिसर्च वगैरह स्टडीज़ को इम्प्रूव करना फॉरेंसिक साइंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो बिहेवियरल साइंसेज हैं, लॉ, क्रिमिनोलॉजी हैं, बाकी जो अलाइड एरियाज़ हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह हैं, उन सब के साथ एक कंजंक्शन होगा, यानी कि उनके साथ मिल करके इस यूनिवर्सिटीज़ को जनरेट किया जाएगा। इस बिल के बाकी प्रोविजंस क्या क्या हैं, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ फॉरेंसिक साइंस में, और वहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे इन एरियाज़ के अंदर। प्लस में ये कोऑर्डिनेट करेंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो इन्वेस्टिगेशंस इंप्रूव करेंगी क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन रिसर्च के थ्रू। ये असिस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि एक नेशनल फॉरेंसिक डेटाबेस भी क्रिएट किया जाए क्राइम्स वगैरह को, क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसमें DNA और फिंगरप्रिंटिंग का भी डेटा होगा। 10.21 ARCI डेवलप्ड अ कॉस्ट इफेक्टिव सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली जो ARCI है, AR से हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था अभी रिसेंटली, ठीक है, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी और न्यू मटेरियल्स, इन्होंने एक कॉस्ट इफेक्टिव सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के हीट एप्लीकेशंस के लिए। थोड़ा ध्यान से सुनना, एक कॉस्ट इफेक्टिव वेट केमिकल प्रोसेस है जो एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करेगा सारी की सारी सोलर रेडिएशन को और उसको कन्वर्ट करेगा हीट में टारगेटेड एप्लीकेशंस के लिए। कहाँ पर? इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सोलर रिसीवर ट्यूब वन ऑफ द की कंपोनेंट्स होगा CST टेक्नोलॉजी का। CST टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेट करना सोलर थर्मल को, सोलर थर्मल मतलब सोलर की जो हीट होती है उसको कॉन्सेंट्रेट करना। CST के जो प्लांट्स होंगे ये जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। कैसे? दे विल बी यूजिंग मिरर्स जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे सन की एनर्जी को और कन्वर्ट करेंगे हाई टेम्परेचर हीट को फिर चैनलाइज करेंगे कन्वेंशनल जनरेटर के थ्रू। CST टेक्नोलॉजी के अंदर एक वायबल सॉल्यूशन है जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की डिमांड होती है ना, उन सबको मीट करने के लिए। प्रोसेस हीट मतलब जो लेस देन और इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस तक की जो मेजॉरिटी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की जो हीट होती है ना, उसके लिए है ये वायबल सॉल्यूशन। करंटली जो इंडियन CST प्लांट है, इसके जो डेवलपर्स हैं ये इंपोर्ट करते हैं हाई एंड इवैक्यूएटेड सोलर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर रिसीवर्स CST एप्लीकेशंस के लिए। अभी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में हम लोग इनको यहाँ जनरेट कर पाएंगे। ARCI क्या है? 2 बार आ चुका है तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। ऑटोनमस रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। इसका मैंडेट क्या है? हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स और प्रोसेसेस नीश मार्केट्स के लिए डेवलप करना,
डेमोन्स्ट्रेट करना टेक्नोलॉजीज़ का प्रोटोटाइप पायलट स्केल के ऊपर, और टेक्नोलॉजी को इंडियन इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफ़र करना। सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या चीज़ होती है? एक कंपाउंड है जिसको वाटर प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लार्जली सरफेस को प्योरीफाई करना, ब्लीचिंग करना। तो इसको लार्ज स्केल के ऊपर एग्रीकल्चर में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, पेंट वगैरह में, इन सब में यूज़ किया जाता है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसी को यूज़ करके बहुत जगह पर डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान की न्यूज़ है। ध्यान रहे, हम लोग मार्च की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर इसका थोड़ा सा यूज़ प्रेवलेंट हो गया था। हंटिंगटन डिजीज़ करके रिसेंटली एक टीम ऑफ साइंटिस्ट ने, जो कि NCCS पुणे से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अनरेवल किए थे कुछ की सेलुलर मैकेनिज्म हंटिंगटन डिजीज़ के। अनरेवल करने का मतलब होता है कि टू मेक क्लियर समथिंग, जिसमें कोई सारी उलझनें जो होती हैं उन सबको हटा करके टू ब्रिंग आउट समथिंग। तो हंटिंगटन डिजीज़ का जो सेलुलर मैकेनिज्म का जो की है वो इन्होंने अनरेवल किया था। उन्होंने बताया कि ये एक प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होगा, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होंगे, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन होगी बैलेंस और मूवमेंट में, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, मेमोरी का लैप्स हो सकता है, मूड स्विंग्स आएंगे, पर्सनैलिटी चेंजेस बहुत देखने को मिलेंगे। अब ये होता क्यों है? एक म्यूटेशन होती है जीन के अंदर, इसको बोलते हैं HTT। म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाना, पर्टिकुलर एक नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेना। तो जो HTT जीन्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के प्रोडक्शन में, जिसको बोलते हैं हंटिंगटन। अब ये इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए, तो इसके कारण ये सारे के सारे हमको जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, यानी कि भगवान को जो भोग लगाया जाता है ना, तो भोग एक एक्रोनिम बन गया है, ठीक है। मंदिरों के प्रसाद वगैरह के जो भोग हो गया उसी को यूज़ करके ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड करके बना दिया। रिसेंटली तमिलनाडु का जो फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने रिसेंटली पूछा था जो टेम्पल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं कि उनको FSSAI से भोग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये भोग सर्टिफिकेट क्या चीज़ है? ये एक इनिशिएटिव है FSSAI का, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वो अडॉप्ट करें और मेंटेन करें फूड की सेफ्टी और हाइजीन, किस तरीके से वो प्रसाद को सर्व करते हैं और सेल करते हैं, प्लस में जो फूड हैंडलर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी। इस इनिशिएटिव के अंडर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप होती हैं, जहाँ पर खाने को, फूड को कुक किया जाता है, हैंडल किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी ऑडिटिंग करेंगे, उनकी बेसिक ट्रेनिंग देंगे फूड हैंडलर्स को। जब सक्सेसफुल ऑडिट हो जाएगा तो वो उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको सर्टिफाई कर देंगे। ये ईट राइट इनिशिएटिव है FSSAI का, उसका पार्ट है ये भोग। तो जिसका एम है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, नेगेटिव न्यूट्रिशनल ट्रेंड्स जो हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ को फाइट करने के लिए उनको कॉम्बैट करना, उनसे लड़ना। FSSAI क्या है? एक ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। इनके ऊपर सवाल बनते हैं कि कौन सी बॉडी ऑटोनमस है, कौन सी स्टैट्यूटरी है या नहीं है। मतलब आपको 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको ऐसा मिल जाएगा, तो एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाती है ये जो हमारा फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स का 2006 का एक्ट है, उसके अंडर ये एस्टेब्लिश हुई है। ओके, फूड रिलेटेड सारे के सारे जो इश्यूज़ होते हैं उन सबको हैंडल करना इसका काम होता है। FSSAI को क्रिएट किया गया था कि जो भी साइंस के जो बेस के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे फूड आर्टिकल्स के लिए, आर्टिकल यहाँ पर मतलब आइटम्स, फूड आइटम्स के, उन सबको रेगुलेट करना, उनका मैन्युफैक्चर देखना, उनका स्टोरेज देखना, ताकि इंडिया के अंदर ह्यूमन कंजम्पशन को लेकर एक गुड क्वालिटी फूड अवेलेबल हो। इसको इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गोरमती आर्ट, गोरमती आर्ट का नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विमेंस डे का ओकेजन जो था, जो कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। विजया पवार ये रूरल महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। इनको एक मौका मिला था अपनी गोरमती आर्ट को प्राइम मिनिस्टर के सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू प्रमोट करने का। गोरमती आर्ट जो है वो बिलोंग करती है जो बंजारा कम्युनिटी है रूरल महाराष्ट्र की, उनको उनके हैंडीक्राफ्ट, एक हैंडीक्राफ्ट होता है। बंजारास जो होते हैं बेसिकली नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं कि जो ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो बंजारा वर्ड है इसको डिराइव किया गया था वनज से, मतलब BANJ को वनज बोल दो, बनज बोल दो। इसका मतलब होता है ट्रेड करना, और जारा का मतलब होता है ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल करते हुए, ट्रेड करते हुए चलते हैं ये लोग।
इंडिया के अंदर ये बहुत सारे पार्ट्स में रहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड। अब ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये पर्टिकुलर ट्राइब कहाँ मिलती है। इनको आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंट नेम्स के द्वारा डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जैसे कि अलग अलग स्टेट में चरण हो गया, लवणिया हो गया, लंबणी हो गया, जोगी बंजारा हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 10.26 ललित कला अकेडमी अवार्ड्स 2020 रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे 61st एनुअल ललित कला अकेडमी अवार्ड्स 15 मेरिशियस आर्टिस्ट को। अब किसको क्या दिया वो याद नहीं करना है, लेकिन ललित कला अकेडमी क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नेशनल एकेडमी है आर्ट की। 1954 के अंदर इसका इनॉग्रेशन हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। उस टाइम जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बहुत बार ये न्यूज़ में रहते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, इनके बारे में आपको बहुत कुछ मालूम होना चाहिए। जो एकेडमी है इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मिली थी 1957 के अंदर, और फिर इसको सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर कर लिया गया था। 3 सोसाइटीज़ थी, उनमें से 3 अकेडमीज़ हैं, जिनके अंदर से ये जो ललित कला अकेडमी है ये यंगेस्ट है। बाकी 2 कौन सी हैंगी, साहित्य अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी, और इन सबको कल्चरल और नेचुरल आइडेंटिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ललित कला अकेडमी का जो कमिटमेंट है वो है विजुअल आर्ट्स को इस्टेब्लिश करना, इनको प्रिजर्व करना, जो विजुअल आर्ट होती है इन सब की डॉक्यूमेंटेशन करना, इन सब के रिगार्डिंग जो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं ना एंशिएंट, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट के इंडिया में, उन सबको प्रिजर्व करके रखना और उन सबको बार बार लोगों तक पहुंचाना। एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग, अवार्ड सेरेमनीज़ भी ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, ताकि जो भी टैलेंट होता है उन सबको ऑनर करने के लिए। 10.27 जो पिरामिड है जोसर का, उसको रीओपन किया गया है रिसेंटली। इजिप्ट ने रीओपन किया है, ध्यान रखना रीओपन हुआ है जोसर का जो पिरामिड है। तो जो फर्स्ट पिरामिड है जो एवर बिल्ट गया था, इसको 14 ईयर के रिस्टोरेशन के लिए, ठीक है। तो पिरामिड है जोसर का, ये सक्करा आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि कायरो के पास है वहाँ लोकेटेड है। जो स्ट्रक्चर है इसको बिलीव किया जाता है कि इसको डिज़ाइन किया गया था इम्होटेप के द्वारा। तो डिस्क्राइब्ड बाय सम ऑफ द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग पराहो जोसर, जो सेकंड किंग थे एंशिएंट इजिप्ट के 3rd डायनेस्टी के। तो काफ़ी एंशिएंट है, अब ये एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक बन गया है आपका। स्ट्रक्चर को डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया के अंदर टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो दो वो हैं सिटीज़ हैं, अहमदाबाद और जयपुर। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, एक सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एक्ट 2020 का पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। इनकी इंटेंशन थी कि जो फॉलोइंग 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डीम्ड टू बी संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट कर देना। फिर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, इनका काम होगा संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करना, इसके रिगार्डिंग जो एडवांस नॉलेज है उसको डिसेमिनेट करना, डिसेमिनेट मतलब प्रचार करना, स्पेशल प्रोविजंस बनाना इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के लिए ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस और साइंस के अंदर संस्कृत लैंग्वेज के थ्रू, मैन पावर को ट्रेन करना उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और संस्कृत लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन के लिए, प्लस में इससे अलाइड जो भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उन सब के लिए। कावुथिंदल सेरेमनी, अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल, मतलब इसमें नेम्स बहुत सारे होंगे जो मलयालम लैंग्वेज के होंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। रिसेंटली कावुथिंदल सेरेमनी जो है मीना भरानी फेस्टिवल जो कि केरला का है उसको ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन इसमें मास पार्टिसिपेशन नहीं हुआ क्योंकि उस समय पर लॉकडाउन चल रहा था। मीना भरानी एक 7 डे का लोकल फेस्टिवल होता है केरला का, जो कि श्री कुरुम्बा भागवती टेम्पल जो कि कोडुंगलूर में है, वहाँ पर एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। अभी केरला की लोकेशंस हैं, आपको नाम और लोकेशंस के नाम पता होना चाहिए। फेस्टिवल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैंगे, लोकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैंगे। जो फेस्टिवल है ये स्टार्ट होता है अमंग द रॉयल फैमिली जो पट्टुकुड़ा को अनफोल्ड करते हैं। पट्टुकुड़ा क्या है, एक रेड अम्ब्रेला होती है जिसको मतलब यूज़ किया जाता है डिक्लेयर करने के लिए कि जो भरानी फेस्टिवल है इसके कमेंसमेंट, इसकी स्टार्टिंग पीरियड, यानी कि आप उस रेड छतरी को आप ओपन करते हैं जिससे आप एक सिग्निफाई करते हो कि हम लोगों ने भरानी फेस्टिवल को, मीना भरानी फेस्टिवल को कमेंस कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से फिर जो कॉमन लोग होते हैं वो टेम्पल में आना स्टार्ट करते हैं। श्री कुरुम्बा भागवती टेम्पल के बारे में जाना। टेम्पल आपको पता है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आता है, इंडियन हेरिटेज का, बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर, बहुत क्वेश्चंस बने हैं।
जो पॉपुलर नैरेटिव्स हैं यानी कि जो पॉपुलर कहानियाँ हैं इसके रिगार्डिंग, उसमें ये कहा गया है कि जो श्री कुरुम्बा भागवती है, जो मेन डीटी है, जो देवता हैं, वो 2 लेजेंड्स के साथ एसोसिएटेड हैं। कन्नगी हीरोइन है तमिल एपिक सिला पट्टिकरम की, जिसको इलांगो अडिगल ने लिखा था। अभी नाम थोड़े मे बी अगर आप इस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो, लैंग्वेज नहीं बोलते हो, थोड़ी आपको परेशानी होगी, लेकिन जब आता है एग्ज़ाम में तो याद रखना पड़ेगा। ये पत्तिनी कल्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। और ये बिलीव किया जाता है कि जो टेम्पल जो था ये चेरा किंग जो थे कन्नगी, उनके द्वारा बिल्ड किया गया था। सेकंड जो है गॉडेस भद्रकाली, वो कली दरुका स्टोरी से हैं। ये भागवती कल्ट को बिलोंग करते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि जो परशुराम थे, जो कि 6th अवतार थे लॉर्ड विष्णु का, उन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड किया था। ये जो टेम्पल है ये केरला के कोंडुनगल्लूर के अंदर सिचुएटेड है, जो एक समय में तमिलनाडु के जो चेरा किंग थे उनका पार्ट हुआ करता था। जो ग्रीक्स और रोमन्स थे वो इस सिटी को मुजेरी नाम से बुलाते थे। दूसरा फेस्टिवल सेलिब्रेट जो यहाँ पर किया जाता है वो है थलापोली फेस्टिवल। ये मलयालम जो मंथ होता है ना, जनवरी से फरवरी, मकर मंथ, उस समय सेलिब्रेट किया जाता है। 10.30 ट्राइबल लॉकडाउन। रिसेंटली देखो ये वाली न्यूज़ हम लोगों ने जब वहाँ पढ़ी थी, इनसाइट में पढ़ी थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग 3-4 के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो लॉकडाउन्स हुए ना, जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स और विलेजेस होते हैं, उनके भी अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने कल्चर के हिसाब से लॉकडाउन्स होते हैं, उनके नाम हम पढ़ेंगे। तो एक गालो ट्राइब का जो लॉकडाउन होता है उसका नाम होता है अर्रेन्नम। आदि ट्राइब का होता है मोटोर पटोर, ठीक है। अब लॉकडाउन तो लॉकडाउन होते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये बेसिकली होते हैं, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है हमारा, ठीक है। तो एक नीशी ट्राइब होता है, उसके जो लॉकडाउन का नाम होता है अर्रुए। ट्राइब्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, पता होगा। और ये अगर आप एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शन है तो वहाँ तो पूरा का पूरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में काफ़ी मेजर पार्ट होता है ट्राइबल चीज़ों का। तो एक सेल्फ क्वारंटीन रिचुअल होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि ख्यासंग रतर और मेरी करके रिचुअल्स होते हैं। फेस्टिवल ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नवरोज़ जो फेस्टिवल है, रिसेंटली नवरोज़ फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था पारसी कम्युनिटी के द्वारा। ये पारसियों का होता है। पारसियों के ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी न्यूज़ पढ़ी है पिछली 2-3 वीडियोज़ के अंदर। नवरोज़ यानी कि नया दिन, पारसीज का न्यू ईयर होता है। ईरानियन न्यू ईयर बोल दो, पर्शियन न्यू ईयर बोल दो आप इसको। एक होली फेस्टिवल होता है ज़ोरास्ट्रियंस का, और ये मुस्लिम्स और ईरानियन कम्युनिटीज़ होती हैं, सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। स्प्रिंग का पहला जो डे होता है उस दिन इसकी बिगिनिंग होती है, यूजुअली मार्च 21 के आसपास। इसको सेलिब्रेट किया जाता है पारसी कम्युनिटीज़ के द्वारा। वो एक स्प्रिंग क्लीनिंग, इसको पतेती बोलते हैं, वो उसके तहत इनकी क्लींसिंग करते हैं ये, ठीक है। ट्रेडिशनल अटायर में ड्रेसअप होते हैं, घरों को डेकोरेट करते हैं लाइट्स के साथ, रंगोलीज के साथ। ट्रेडिशनल पारसी डिशेस बनाते हैं वो लोग। प्लस में पारसीज जो हैं वो विज़िट करते हैं एगियरी और जो फायर टेम्पल होता है, वो वहाँ पर फ्रूट्स ऑफर करेंगे, सैंडलवुड, मिल्क, फ्लावर। इस ऑस्पिशियस डे के ऊपर ये सारी वो लोग ऑफरिंग देते हैं। ज़ोरास्ट्रियंस के लिए जो फायर है बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है वर्शिप का, एज सिंबल ऑफ ट्रूथ और स्पिरिट ऑफ गॉड। इसको जमशेदी नवरोज़ भी बोलते हैंगे, क्योंकि जो लेजेंडरी किंग थे ना, किंग ऑफ पर्शिया जमशेद, उन्होंने पारसी कैलेंडर को स्टार्ट किया था। 18th सेंचुरी के अंदर एक रिच ट्रेड्समैन थे सूरत से, नुरसे वंश खोयाजी, वो इस फेस्टिवल को इंडिया लेके आए थे ईरान से। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो फेस्टिवल था ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो पारसी कम्युनिटी का जो वाइड स्केल के ऊपर जो पारसी कम्युनिटी है उन सबको, यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल साइट है उसके अंदर भी इसका नाम है 2016 के अंदर। अब नवरे कश्मीरी न्यू ईयर होता है, लोसार तिब्बतन होता है, रोंगाली असमीज़ हो गया, बैसाख पंजाबी हो गया, पहला बैसाख बंगाल का हो गया, गुड़ी पड़वा मराठी हो गया, पुठांडू तमिल का हो गया, पना संक्रांति ओडिया हो गया, उगाड़ी तेलुगु, विशु मलयाली। ये हम लोगों ने पिछले जो वीडियो थी उसमें भी पढ़े थे, इसमें भी कुछ पढ़ लिए। ये आते हैं इसलिए इन पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में इन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा आपका। एरेटा मतलब ये कुछ एरर वगैरह थे ये पुराने वाले, उन सबको करेक्शंस करना है। तो लोकेशन वगैरह का था हल्का बहुत, कोई मिस्टेक्स थी, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, डन, थैंक यू।
फॉर ऑल ऑफ दोज हु वांट्स टू नो अबाउट द टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम को ओपन करो, उसके सर्च बार में जाओ, सर्च बार में जाके लिखना यूपीएससी मंथली कंपाइलेशंस, आपको ये चैनल मिलेगा। ये आपको डिस्प्ले पिक्चर मिल जाएगी। चैनल का पूरा नाम है यूपीएससी मंथली कंपाइलेशंस एक्सप्लेन्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये इसी चैनल का, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।